शुरुआत में वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी। वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोलती है कि अचानक उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था तो वो 2 बैग में पिराना फिशेस को, जो बहुत ज्यादा खूंखार मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन खून की प्यासी मछलियों को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा कोई भी उसके भाई को परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे के माता पिता मोर्टिसिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोर एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्टिसिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के एम्बार्क्स को दिखाया जाता है जो एक हाइकर था। वो नेवरमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया के एक पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आसपास की जांच करता है। यहाँ पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लैरिसा वीम से मिलती है जो उस एकेडमी को चलाती हैं। लैरिसा उसे रूममेट्स एनेट से मिलवाती है। एनेट एक वेयरवुल्फ थी और हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह अलग थी। एनेट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद थी। बाद में एनेट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स के बारे में बताती है। फैंग्स के ग्रुप में वैम्पायर्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में वेयरवुल्फ होते हैं और स्टोनर्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्केल्स में जल परियां होती हैं जो लोगों के साथ आसानी से हेर फेर कर सकती हैं। एनेट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बायांसा बार्कले के बारे में बताती है जो बहुत ही खूबसूरत जल परी थी। बायांसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड ज़ेवियर थॉप भी उस एकेडमी में होता है जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इस बायांसा कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं। बायांसा वेडनेसडे पर वार करती है और उसके सर के बाएं तरफ एक कट लग जाता है जिससे वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है। इस तरह बायांसा जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगवाकर बाहर निकलती है, ऊपर से बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त ज़ेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती कि ये उसके माता पिता का काम है, इसलिए वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वेडनेसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे वायलिन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एनेट वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इस बीच थिंग टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टेलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे उसे आने वाले हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो लोग वहाँ मजे करेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ वहाँ से भागना चाहती थी। हार्वेस्ट फेयर में लैरिसा वेडनेसडे पर अपनी चील जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाता है। रोवन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को पेड़ के सहारे ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोंटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोवन को बेरहमी से मारकर वहाँ से गायब हो जाता है।
वेडनेसडे उसकी कटी फटी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की मां ने बनाया था। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती है। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहां हुई घटना के बारे में उसे बताती है, लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोवन पर पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनेट पीओ कप नाम की एक कॉम्पिटिटर की तैयारी में बिजी है। ये एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज की जाती है। बाद में वेडनेसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरिसा उसे कहती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन में जाते हुए दिखाया जाता है। थिंग उसका पीछा करता है। रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंग रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लैरिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास नीले रंग की एक किताब थी, जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज से जुड़ी हुई है जिसे नाइटशेड्स कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोवन के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है। रोवन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोवन का रूममेट ज़ेवियर आ जाता है और उसे देख के वेडनेसडे पलंग के नीचे छिप जाती है। ज़ेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बायंसा भी वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि बायंसा आने वाले बोट रेस की प्रतियोगिता में एनेट को हराने के लिए प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बायंसा को रेस में हराने के लिए प्रतियोगिता में एनेट का साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन एनेट और वेडनेसडे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बायंसा इसका फायदा उठाती है। रेस में 4 टीम भाग लेती हैं और नियम के मुताबिक जो टीम तालाब में गिरे बिना डेस्टिनेशन तक जाकर पहले वापस आ जाएगी वो रेस जीत जाएगी। जैसे ही रेस शुरू होती है, बायंसा अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जलपरी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने के इरादे से बायंसा का साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देती है, जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एनेट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उसमें उनकी मदद कर रहा था। थिंग की मदद से वो लोग बायंसा की दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है, जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है, उसे पता चलता है कि बायंसा रेस में आगे निकल गई है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बायंसा की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ये रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन सायरन टीम ये रेस जीती थी। लैरिसा एनेट को पीओ कप ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो नेवरमोर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी पत्थर की किताब पर जाती है, जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसा ही था जो उस तस्वीर में बना हुआ था, जिसे रोवन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती हैं, जिसे वो तुरंत सुलझा लेती है और उसे एक सुराग मिलता है। उस सुराग में 2 बार चुटकियां बजाना होता है। जब वो 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है, जहाँ एक गुप्त कमरा होता है। वहाँ वेडनेसडे को रोवन की किताब मिल जाती है, जिसमें रोवन ने तस्वीर को फाड़कर निकाला था। वो उस किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती, कोई उसके सिर को एक काले कपड़े से ढक देता है। थोड़ी देर बाद जब काले कपड़े को हटाया जाता है, तब वो देखती है कि बायंसा, ज़ेवियर और कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइटशेड्स के सदस्य हैं। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था। इसके बाद ज़ेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैरिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में घोषणा करती है,
जहाँ एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमीज कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुँचते हैं तब वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती, उसे बस एकेडमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरिको शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहां जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहां वेडनेसडे यूगिन नाम के लड़के से मिलती है जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में उससे पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ की केयरटेकर अर्लिन से मिलते हैं जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन की कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लिन से उसके बारे में और जानना चाहती है। अर्लिन बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, खाने पीने के बर्तन और फैमिली रूम्स भी हैं। वेडनेसडे कहती है वो यहाँ काम करना चाहती है, लेकिन अर्लिन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती है और कहती है वो सब ये ओल्ड वजरी में काम करेंगे और घूमने आए हुए लोगों को केक बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूगिन क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ वेडनेसडे को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ यूगिन के साथ अर्लिन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है, तब अर्लिन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में वापस टेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब क्रैश पैड के रूप में किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की उस जगह की तलाश करने के लिए थिंग के साथ तुरंत जंगल में जाती है। इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले के टाइम में देखती है। यहाँ वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। उस लड़की को गांव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहकर बुलाता है। वो कहता है कि गुडी एक डायन है और उसे भी उसकी माँ और दूसरे आरोपी के साथ उस खेत में मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गुडी की है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़पी है, बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली हैं और उनकी शांति छीनी है। जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गुडी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस खेत में आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे वहाँ छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। गुडी जल्द ही वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ अपनी ये लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे असली दुनिया में आ जाती है। वो थिंग को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक उन्हें वही भयानक राक्षस नजर आता है जिसने रोवन को मारा था। उसी वक्त बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैर के निशान में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो राक्षस कोई इंसान ही है। तभी वेडनेसडे जेवियर से टकरा जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। जेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता है, लेकिन बारिश के कारण पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको के मार्चिंग बैंड के साथ डोंट स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और प्रिंसिपल लैरिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, लेकिन तभी थिंग वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डरकर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लैरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेडनेसडे लैरिसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले खूनी हादसे का सच जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल से उस खंडर तक पहुँच जाते हैं और उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की फुटेज होती है जो असली गुनहगार को सामने ला सकता है। जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा करके देखा जाता है तब पुलिस हेड हत्यारे का चेहरा देखता है। वो एक राक्षस का चेहरा था जिसे देखकर ऐसा लगता था
जैसे वो किसी के बुरे सपने से निकल कर आया हो। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखें, और ये सीरीज यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने